जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कई कमेंट्स आ रहे थे कि यंत्र किस समय बनाना है, किस समय स्थापित करना है, सही समय क्या है। और एक कॉमन कमेंट सभी का आ रहा था कि पूर्णिमा किस दिन है, किस दिन पूर्णिमा मानी जाएगी, किस दिन व्रत रखा जाए। तो आज पूरी वीडियो इसी डिटेल पर है कि पूर्णिमा कब है और यंत्र स्थापना कब होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहले आपको ये बता देती हूँ कि पूर्णिमा कब है। देखिए 30 नवंबर को 2:58 तक दोपहर के पूर्णिमा है। इसका मतलब सूर्य उदय की पूर्णिमा 30 नवंबर को ही है। भले ही पूर्णिमा 2:58 दोपहर तक है, लेकिन सूर्य उदय की तिथि पूरे दिन की मानी जाती है। ठीक, इस हिसाब से 30 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी इसी दिन होगी, 30 तारीख को ही। अब बात करते हैं कि ग्रहण। देखिए 30 तारीख को दोपहर को 1:02 से लेकर शाम के 5:22 तक उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक, 30 तारीख को ही लग रहा है, जो कि 2020 का आखिरी ग्रहण है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण में क्या करना है और क्या नहीं करना, और ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है। और एक बात बता दूं, 30 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती भी है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यंत्र का सही समय क्या है। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए 1:02 से लेकर 5:22 तक 30 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। मेरे सिटी के हिसाब से आपको यह समय बता रही हूँ, आप अपने सिटी के हिसाब से समय देख लीजिएगा। ठीक है, अब यह चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, जो कि भारत के बहुत से हिस्सों में नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जो भारत में बहुत से हिस्सों में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसमें सूतक का विचार भी नहीं किया जा रहा। ग्रहण में किया गया दान, पाठ, पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है। इसलिए ग्रहण काल में पूजा पाठ दान पुण्य अवश्य करें। हाँ, यहाँ पे इस समय में चंद्र ग्रहण काल में सांसारिक सभी कार्य छोड़ दें। घर के काम और भी किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, अब ये सारी चीज़ें आप मन से निकाल कर छोड़कर आपने सिर्फ जप तप दान पूजा करना है। ठीक, दान से निमित्त जो भी आपने दान करना हो उसे चंद्र ग्रहण के समय में निकाल दीजिए और ग्रहण उतरने के बाद आप दान दे दीजिए किसी को, तो इसका आपको 100 गुना फल अधिक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए चलिए बात कर लेते हैं उपछाया क्या है चंद्र ग्रहण का। पूर्ण चंद्र ग्रहण का तो आप सब ही जानते होंगे। उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है? देखिए इसका मतलब है कि उपछाया चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चंद्र पर एकदम काली छाया आ जाती है, एकदम परत आ जाती है, एकदम अंधेरा सा छा जाता है जितने समय ग्रहण रहता है उतने समय तक। लेकिन उपछाया ग्रहण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उपछाया ग्रहण में चांद कुछ देर के लिए मलिन होता है, धुंधला होता है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः छायापूर्ण नहीं होता, इसलिए इसे उपछाया ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, इसमें ना तो मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, ना ही सूतक लगता है। हाँ, केवल पूजा पाठ आदि इसमें ज़रूर फलित होते हैं, इसलिए उपछाया ग्रहण का इसमें इतना असर भी नहीं होता। मनुष्य जाति पर इतना असर नहीं होता, उनकी राशियों पर, उनकी कुंडली पर इनका इतना असर नहीं होता। लेकिन आप इस समय में पूजा जप तप आदि करेंगे तो वो आपको ज़रूर अवश्य ही
फल देंगे, जो आप नॉर्मल पूजा करते हैं उससे अधिक गुना इस ग्रहण काल में की हुई पूजा आपको अधिक फल देगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 30 तारीख को ही कार्तिक की पूर्णिमा है और गुरु नानक जयंती भी है और साथ ही साथ उपछाया ग्रहण भी। तो आप खुद ही सोचिए, इस समय में कोई भी मंत्र यंत्र सिद्ध अगर कर लिया जाए तो वह आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आज का दिन मंत्र और यंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत ही उत्तम है। चलिए बात कर लेते हैं कि यंत्र की स्थापना किस समय में करनी है, कौन सा सही समय है। देखिए, चंद्र ग्रहण है 1:02 दोपहर से लेकर शाम के 5:22 तक, ठीक। और इसी समय के बीच ही यंत्र स्थापना करनी है। अब यंत्र स्थापित करने का सही समय क्या है? 2:49 से लेकर 3:41 का समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लाभ का चौघड़िया के साथ साथ में गुरु की होरा भी इस समय में चल रही है। तो गुरु की होरा में यंत्र स्थापना करना बहुत ही उत्तम है। गुरुदेव का आपको पूर्णतः आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। अब इस समय में आपने यंत्र की स्थापना करनी है। अब यंत्र को स्थापित करने के लिए सारी सामग्री आपने पहले से इकट्ठी करके भोजपत्र को अच्छे से चौकोर काट कर व्यवस्थित करके सारी सामग्री पास रखकर तैयार रहें। सही टाइम होते ही कार्य में आप लग जाएं। जैसे जैसे गुरुजी ने सभी 16 कलाओं का अर्थ समझाते हुए बताया है कि जैसे 92 अंक अंकित करते समय मन में आपने क्या भाव लाना है, ठीक उसी तरह से 92 से लेकर 108 सभी अंकों से होने वाले लाभ को समझते हुए, उनको मन में ध्यान करते हुए, मन में भाव लाते हुए सारा कार्य करना है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने ये कार्य करना है। और जब भी आपका कोई काम अटक रहा हो या कुछ भी, जो भी, देखिए वीडियो आपने पूरी देखी है गुरुजी की, उसमें 16 कलाओं से होने वाले लाभ आपको बताए हैं। तो जो जो अंक से जो जो लाभ आपको होने वाला है, उस अंक की आपने उसी हिसाब से मन में ध्यान करते हुए पूजा करनी है और यंत्र की स्थापना करनी है, ठीक है। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि कुंडली में 9 ग्रह के प्रधान ग्रह गुरु ग्रह हैं और जिस किसी की भी कुंडली में गुरु ग्रह इस समय कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं और वो इस यंत्र को स्थापित करते हैं, तो उनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होकर प्रबल होकर उनको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो ज़रूर ये कार्य कीजिए, गुरु यंत्र स्थापित कीजिए, डेली पूजा पाठ कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। जब भी आपको कहीं लगे कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उन्हीं अंक के हिसाब से पूजा कीजिए, चंदन लगाकर, जैसा कि गुरुजी ने बताया, और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। तो चलिए, आज की इन्फॉर्मेशन शायद मैंने आपको पूरी कंप्लीटली दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय रह गए हों तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं आपको, सोशल लिंक्स, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को देती हूँ विराम। अगली इन्फॉर्मेशन नई क्या होगी उसी का इंतज़ार करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।